दोस्तों, शार्क टैंक हम सबका चहीता शो है, लेकिन कई बार शो में बिजनेस से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे जैसे आम जनता के पल्ले ही नहीं पड़ता है। कमेंट्स में आप लोगों ने हमसे दरख्वास्त की थी, तो फिकर नॉट। इस वीडियो में हम स्टार्टअप से और खास करके शार्क टैंक से रिलेटेड सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में समझाएंगे। इन्हें अच्छे से समझने के लिए हमने शार्क टैंक के ही कुछ स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल भी लिए हैं। जब आपको इन टर्म्स का मतलब समझ आएगा तो अगली बार आप शार्क टैंक और मजे से एंजॉय कर पाओगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। शुरुआत करते हैं उन टर्म से जो शार्क टैंक के ऑलमोस्ट हर पिच में आपको सुनाई देगा। ग्रॉस प्रॉफिट हर प्रोडक्ट के यूनिट इकोनॉमिक्स को जानने के लिए जरूरी होता है। तो आसान भाषा में ग्रॉस प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS में मार्केटिंग, शिपिंग और सैलरीज जैसे कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी होता है क्योंकि उससे पता चलता है कि कंपनी को अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के एस्पेक्ट से और बिना किसी ऑपरेशनल कॉस्ट के कितना मुनाफा हो रहा है। तो आपको बमर तो याद ही होगा, है ना? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। बमर को एक अंडरवेयर बनाने में 330 रुपए लगते हैं और वो 1100 रुपए में बेचते हैं, तो उनके ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 770 रुपए। और 770 रुपए डिवाइडेड बाय 1100 रुपए इनटू 100 करने पर उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनता है 70%, यानी कि 70%। नंबर 2, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है नेट प्रॉफिट। ये दो टर्म्स आपको शार्क टैंक के हर पिच में सुनाई देंगे। नेट प्रॉफिट को बिजनेस में बॉटम लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये बैलेंस शीट के एंड में होता है। नेट प्रॉफिट में कंपनी के हर खर्चे को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्स वगैरह वगैरह। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन भी होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। नंबर 3, B2B, B2C, D2C। बिजनेस चलाने के लिए कई सारे मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जहां दो कंपनीज के बीच में धंधा होता है, यानी कि एक बिजनेस ही दूसरे बिजनेस के कस्टमर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शार्क टैंक में एक कंपनी आई थी, देवनागरी, जो AI पावर ट्रांसलेशन कंपनी है। तो ये कंपनी मीशो, जोमैटो, स्विगी, पॉलिसी बाजार, अपोलो जैसे 100 से ज्यादा बिजनेसेस के साथ मिलकर उनके लिए ट्रांसलेशन करते हैं। B2B मॉडल सप्लाई चेन में भी होता है, जैसे कि सैमसंग खुद एप्पल को OLED स्क्रीन सप्लाई करते हैं, तो वो भी B2B रिलेशन हुआ। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि कंपनीज कस्टमर को अपना सामान बेचती हैं। D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं। जैसे अमन गुप्ता की कंपनी बोट और विनीता सिंह की शुगर कॉस्मेटिक्स D2C ब्रांड है। अब आप सोच रहे होंगे कि B2C और D2C में क्या फर्क है। तो पहले बिजनेसेस अपना सामान रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं, जो फिर जाकर एंड कस्टमर्स वो खरीदता था। और जैसे आज भी होता है, क्योंकि आज का जमाना ऑनलाइन का है, D2C ब्रांड डायरेक्ट कस्टमर्स को अपना सामान शिप करता है बिना किसी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के। और यही वजह है कि D2C कंपनीज को ब्रांडिंग के लिए जाना जाता है। नंबर 4, बूटस्ट्रैप्ड एंड क्राउड फंडिंग। दोस्तों, कई बार कंपनीज इन्वेस्टर से फंडिंग नहीं लेना चाहती हैं या फिर उन्हें किसी इन्वेस्टर से फंडिंग मिलती नहीं है। तो ऐसे हालातों में फाउंडर्स खुद अपना पैसा लगा सकते हैं या फिर दोस्तों से या रिश्तेदारों से लेकर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में इसे OPM भी कहते हैं। अदर पीपल्स मनी में फ्रेंड्स, फैमिली और फूल से पैसे उठाते हैं और बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट्स को वापस बिजनेस में डाल सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी ज़ेरोधा एक बूटस्ट्रैप कंपनी है जिन्होंने आज तक फंडिंग नहीं उठाई है। जैसे स्टार्टअप्स अलग अलग इन्वेस्टर से बहुत सारे फंड रेज करते हैं, उसी तरह से ज्यादा लोगों से भी फंड रेज किए जाते हैं। इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। लेकिन प्रोडक्ट उस काबिल होना चाहिए कि लोग उसमें अपना पैसा डालना चाहेंगे। ये एक तरीके का डोनेशन होता है जो खासकर नॉन प्रॉफिट कंपनीज के काम आता है। आजकल इंडियोगोगो, किकस्टार्टर, GoFundMe जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां स्टार्टअप्स फंडिंग कंपनीज चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर ओकुलस VR एक किकस्टार्टर कैंपेन द्वारा शुरू हुआ था, जिसे 2014 में फेसबुक ने $2 बिलियन देकर खरीद लिया।
क्राउड फंडिंग भी कई तरह के होते हैं। डोनेशंस के अलावा डेट बेस्ड होते हैं, रिवॉर्ड बेस्ड होते हैं और इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग भी होते हैं, यानी पैसों के बदले में रिवॉर्ड्स और डेट दिया जाता है। ओक्यूलस वीआर ने भी 2019 में इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग में हिस्सा लिया था। नंबर 5, एंजल इन्वेस्टर, वीसीज एंड फंडिंग राउंड्स। एंजल इन्वेस्टर्स कंपनी के सीड राउंड्स में हिस्सा लेते हैं। ये कुछ एचएनआईज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कंपनी के शुरुआत के स्टेज में उसे फंड करते हैं। सरल भाषा में समझें तो अगर आपकी कंपनी एक पेड़ है तो उसके बीज बोने में एंजल इन्वेस्टर्स मदद करते हैं, क्योंकि ये कंपनी के शुरुआत के दिन होते हैं और फंडिंग की रकम भी उतनी बड़ी नहीं होती है। शार्क टैंक के सारे शार्क्स भी एंजल इन्वेस्टर्स ही होते हैं। एक बार कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसकी फंडिंग के लिए $1 मिलियन रेज करने पड़ते हैं, जो सिर्फ एक इंसान के बस की बात नहीं है। तब उसकी फंडिंग वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास होती है, जहां कई इन्वेस्टर्स के पैसों को पूल किया जाता है और उसे एक स्ट्रैटेजिक फंड में डाला जाता है। इसीलिए कंपनी के शुरुआती के राउंड्स में इंडिविजुअल्स होते हैं और जैसे जैसे कंपनी आगे के फंडिंग राउंड्स में पैसे रेज करती है, उसमें वीसीज फर्म्स हिस्सा लेते हैं। इस तरह की फंडिंग के पहले राउंड को सीरीज ए राउंड कहते हैं, जो मोस्टली सीड फंडिंग के बाद आता है। इसके बाद कंपनी सीरीज बी, सी, डी राउंड्स तक जा सकती है। मीट कंपनी लीशियस सीरीज एफ तक चली गई थी। हालांकि इन राउंड्स में बहुत अमाउंट और इक्विटी की बात होती है। सिक्वा कैपिटल, एसएल, टाइगर ग्लोबल, कलारी कैपिटल इंडिया के कुछ नोटेबल वीसी फर्म्स हैं जिन्होंने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में $1 बिलियन डाले हैं। कभी कभार सीड राउंड से पहले इंक्यूबेटर्स और एसेलेटर्स होते हैं जो स्टार्टअप को आइडिया स्टेज से प्रोडक्ट बनने तक मेंटोर करते हैं। इंक्यूबेटर्स कई तरह के हो सकते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट होते हैं और कुछ फॉर प्रॉफिट, जो ऑफिस स्पेस से लेकर इन्वेस्टर्स से मिलने तक में मदद करते हैं। वैल्यूएशन, किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये नेगोशिएशन से किया जाता है। टिपिकली वैल्यूएशन को रेवेन्यू मल्टीपल दिया जाता है, मतलब कि अगर आपकी कंपनी 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो आप 2 गुना या 3 गुना वैल्यूएशन लगा सकते हैं। करी तो उसका वैल्यूएशन होनी चाहिए 10 करोड़ या 12 करोड़, 1200 करोड़। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि वैल्यूएशन में कई और चीजों पर भी गौर किया जाता है, जैसे प्रोडक्ट्स की ऑर्डर साइज, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रोथ रेट और स्ट्रैटेजीज जो इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। तो वैल्यूएशन एक तरह का बार्गेनिंग होता है जहां इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स को मोल भाव करके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जैसे कई वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं, लेकिन वो समझना थोड़ा मुश्किल है। और तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू हमने अपनी वैल्यूएशन इतनी लगाई है। हम बहुत बारी सुन चुके हैं शो में। मैं आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो के एक्सेल दे दूंगा ना, आपको नहीं समझ आएगा कैसे निकालना है। तो शार्क टैंक में इस तरह वैल्यूएशन होती है, जैसे हेयर ओरिजिनल्स ने मांगे 60 लाख 2% इक्विटी के बदले, यानी कि 100% कंपनी की वैल्यू हो जाती है 30 करोड़ रुपए। इस तरह एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स अपनी आस्क रखते हैं। शार्क्स के सामने जो फोल्डर्स रखे होते हैं वो इसी तरह के नंबर्स और कैलकुलेशंस करने के लिए होते हैं। नंबर 7, टर्म शीट। टर्म शीट एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट के बेसिक डिटेल्स दिए जाते हैं। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट होकर रहेगी। कानूनी तौर पर आगे जाकर अगर दोनों पार्टीज में कोई भी ड्रॉप आउट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसे एक बिजनेस के रिश्ते की शुरुआत माना जाता है। टर्म शीट में इन्वेस्टमेंट की रकम, वैल्यूएशन, लिक्विडेशन प्रेफरेंस, डिविडेंड्स, बोर्ड और वोटिंग राइट्स ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स लिखी होती हैं। टर्म शीट के अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI भी होते हैं, जो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। दोनों पार्टीज को कौन कौन सी चीजें स्वीकार हैं, अग्रीमेंट का स्कोप और पर्पस MOUs में लिखा होता है। टर्म शीट की तरह ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं होता। नंबर 8, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई तरह की हो सकती हैं। इसमें कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स इंक्लूडेड होते हैं। पेटेंट आपके प्रोडक्ट की पहचान होती है जिससे कोई दूसरा उस चीज को नहीं बना सकता। पेटेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मशीन्स या फिर इन्वेंशंस के लिए यूटिलिटी पेटेंट बनाए जाते हैं। इसके अलावा डिजाइन पेटेंट भी होते हैं। कब कोई आईपी निकल पड़े कोई नहीं जानता। हमने ये खुद देखा है। एक आईपी निकल जाती है, आपको जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडमार्क्स का इस्तेमाल ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल ये कुछ इस तरह का होता है और ट्रेडमार्क सिंबल TMSM होते हैं।
कॉपीराइट्स ज्यादातर क्रिएटिव कंटेंट जैसे कि फिल्म या फिर म्यूजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। नंबर 9, बीटा वर्जन। किसी भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के बहुत सारे रिस्क होते हैं, इसीलिए उसे ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले उसका एक बीटा वर्जन निकाला जाता है। बीटा वर्जन के कई फायदे होते हैं। उसको टारगेट ऑडियंस से डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग्स आ रहे हैं तो उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। उन्हें बीटा टेस्टर कहते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ पब्लिसिटी से आगे लेकर जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर गेम्स और एप्स के बीटा वर्जन रिलीज होते रहते हैं। बड़ी टेक कंपनीज अपने फीचर्स का भी बीटा लॉन्च करती हैं। इसके अलावा MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी बनता है, जिसमें प्रोडक्ट के मिनिमल फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है और एक वर्जन को मार्केट में भेजा जाता है। बीटा टेस्टिंग की तरह अल्फा टेस्टिंग भी होती है, जहां कंपनी के इंटरनल टर्म्स में ही प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। नंबर 10, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हमारी वेबसाइट भी है एंड हम नवंबर 2021 से नायका फैशन पे अवेलेबल होंगे। FMA यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक कंपनी को अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। सरल भाषा में कंपनी उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में सबसे पहले उतारती है। फर्स्ट मूवर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है Amazon, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन बुक स्टोर लॉन्च किया। जब तक बाकी कंपनीज धीरे धीरे अपने ई बुक स्टोर लॉन्च करने लगी, गाड़ी छूट चुकी थी, क्योंकि Amazon मार्केट में स्टैब्लिश्ड ब्रांड बन चुका था। नंबर 11, SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो एक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल है। यानी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमर्स तक पहुंचाती है और बदले में सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करती है। क्लाउड कंपाउंडिंग के बाद डेटा स्टोरेज सर्विसेज, डेटाबेस और नेटवर्किंग पर काम शुरू होने लगा है, जिसकी वजह से सिर्फ एक यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेटफ्लिक्स SaaS कंपनी का बेस्ट एग्जांपल है। नंबर 12, एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स। एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स दो पार्टीज के बीच में समझौता होता है, जिसके जरिए एक पार्टी सिर्फ दूसरे पार्टी के लिए प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। हालांकि ये लीगली बाइंडिंग है। अशनीर ने शार्क टैंक में एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स के बारे में ये कहा था। मैं पहले कंपनी में काम करता था, वहाँ पे हम दुकान पे खड़े होते थे, तो वो दुकानदार बोलता था, सर आप थोड़ा जल्दी साइन करा लो, दूसरा बंदा भी आ रहा है एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन कराने। तो अशनीर की बात तो माननी पड़ेगी। इंडिया में शायद इसका कोई खास यूज नहीं है। नंबर 13, पिच डेक। पिच डेक वैसे तो सुनने में कुछ बड़ी चीज लगती है, लेकिन असल में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ही पिच डेक कहा जाता है। ये पिच डेक खासकर इन्वेस्टर्स को भेजा जाता है। अब यूं समझ लीजिए कि ये आपकी कंपनी का एक शॉर्ट समरी होता है। तो इसमें कई सेक्शंस होते हैं, जैसे कि मार्केट साइज, आपका बिजनेस प्लान, प्रॉब्लम और सोल्यूशन, आपकी टीम, फंडिंग वगैरह वगैरह। पॉपुलर स्टडीज के मुताबिक इन्वेस्टर्स ऑन एवरेज एक पिच डेक को 3 मिनट 44 सेकंड का वक्त देते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि पिच डेक साफ, सटीक और टू द पॉइंट हो। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। शार्क टैंक में ऐसे बहुत से टेक्निकल टर्म्स हैं जिन्हें एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्द लेकर आएंगे, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमें बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।